कहते हैं सुंदरता एक वरदान होती है, लेकिन वही सुंदरता अतुलनीय हो जाए तो वह अभिशाप बन जाती है। ऐसा ही अथाह सौंदर्य की धनी एक राजकुमारी के साथ हुआ। दरअसल यह कहानी है एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी की, जिसके पास बेशुमार सुंदरता थी। प्राचीन काल में रत्नगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां महाराज चंद्रकेतु का शासन था। वे पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी भोगावती नाम की एक राजकुमारी थी। भोगावती बेमिसाल सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चंद्रमा के समान चमकती थीं और उसका रूप ऐसा था कि उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता। जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसका रूप और निखर गया। भोगावती राजा चंद्रकेतु की लाडली राजकुमारी थी। महल में हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। चुटकी बजाते ही दासियां हाजिर हो जाती थीं। राजकुमारी की एक दासी थी जिसका नाम था तारावती। तारावती भी सुंदरता में कम नहीं थी। तारावती और राजकुमारी दोनों सखियों की तरह रहती थीं। एक साथ रहना, एक साथ सोना, एक साथ घूमना फिरना। जहां तक कि वो आज किस किस से मिली, उनके बीच क्या बात हुई, ये सब दोनों सखी और राजकुमारी आपस में चर्चा कर लेती थीं। महल के पास ही एक सुंदर झील स्थित थी। झील में अत्यंत मनमोहक कमल और तिली के फूल खिले हुए थे। राजकुमारी अक्सर अपनी सखी के साथ झील के पास जाया करती थी। राजकुमारी झील में नहाकर और कुछ समय बिताकर वापस महल लौट आया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राजकुमारी का महल में मन नहीं लगा तो सखी को लेकर झील पास आ पहुंची। राजकुमारी अपने कपड़े निकालकर झील में नहाने लगी। नहाती हुई राजकुमारी को एक अजनबी ने देख लिया। उसकी सुंदरता को देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी झील से निकलकर अपने कपड़े पहनकर जैसे ही महलों की ओर मुड़ी, राजकुमारी की नजर उस अजनबी पर पड़ी जो चुपके से उसे देख रहा था। राजकुमारी एकदम गुस्से से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी राजकुमारी के पास आया और बोला, राजकुमारी, मुझे गलत मत समझना। मैं तो दूर देश से चलकर आया था। थोड़ा थक गया तो सोचा आराम कर लूं। बस पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। राजकुमारी मन ही मन उस अजनबी पर मोहित हो गई थी, क्योंकि अजनबी सुंदर होने के साथ साथ हट्टा कट्टा जवान योद्धा दिख रहा था। राजकुमारी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अजनबी ने कहा, मेरा नाम मानसिंह है और मालवगढ़ देश का राजदूत हूँ। राजा की आज्ञा से किसी संदेश को ले जा रहा हूँ। लेकिन राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर होकर बाहर क्यों घूम रही हो? तुम्हें महलों के अंदर होना चाहिए। राजकुमारी और मानसिंह दोनों में कुछ देर तक ऐसे ही बातें होती रहीं। मानसिंह ने राजकुमारी के हुस्न की बहुत तारीफ की। राजकुमारी भोगावती को उस अजनबी की बातें इतनी प्रिय लगीं कि वो उससे मन ही मन प्रेम कर बैठी। राजकुमारी ने कहा, आप हमारे महलों में चलिए। एक दो रात गुजारने के बाद अपने संदेश को ले जाना। मानसिंह समझ चुका था कि राजकुमारी को मुझसे प्रेम हो गया है। मानसिंह ने कहा, जैसा आप कहें। राजकुमारी भोगावती सोचने लगी कि अभी इसको लेकर जाएंगे तो सभी को पता चल जाएगा और महलों में तरह तरह की बातें होंगी। राजकुमारी कुछ सोचकर बोली, अभी तुम्हें महलों में ले जाना ठीक नहीं है। हम तुम्हें रात के समय गुप्त संकेत देंगे, उसके बाद आना। मानसिंह बोला, कैसा संकेत राजकुमारी, और मुझे कैसे पता चलेगा? राजकुमारी बोली, महल की तीसरी मंजिल पर मेरा शयन कक्ष है। महल की सभी मिसालें बुझ जाने के बाद मैं एक दिया रख दूंगी, उसके बाद आप आ जाना। इतना कहकर भोगावती अपनी सखी के साथ महल में वापस चली गई और मानसिंह वहीं खड़ा होकर रात होने का इंतजार करने लगा। उधर राजकुमारी का खुशी का ठिकाना नहीं था। राजकुमारी भी रात होने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, रात हो गई। महल के शयन कक्ष के हिस्से की मिसालें बुझ गईं। राजकुमारी ने अपने कक्ष के बाहर दिया रख दिया। दिया रखते ही मानसिंह महलों में आ गया। राजकुमारी ने पहले से ही रस्सी डाल रखी थी। मानसिंह रस्सी के सहारे राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचा। बहुत समय से दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। दोनों ने पूरी रात एक साथ बिताई। सुबह होते ही राजकुमारी ने मानसिंह को छुपा दिया और रात होने के बाद फिर दोनों एक साथ पूरी रात मजे करते। दोनों में अटूट प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। 3-4 रात होने के बाद मानसिंह ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब मुझे जाना होगा। भोगावती दुखी हो गई, लेकिन उसने मानसिंह को जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमारी ने कहा कि अब कब मिलना होगा? मानसिंह ने कहा, पता नहीं। मानसिंह ने प्रेम की निशानी के तौर पर राजकुमारी को अपनी हाथ की अंगूठी दे दी, जो शाही राजदूतों की होती है। अंगूठी देकर मानसिंह वहां से चला जाता है। राजकुमारी दुखी मन से अकेली रह जाती है।
उधर राजा चंद्रकेतु अपनी जवान राजकुमारी के विवाह के लिए चिंतित होता है। देश देश वीर राजकुमारों के लिए संदेश भिजवाया गया। धीरे धीरे कई राजाओं का चंद्रकेतु के दरबार में आना हुआ। सभी राजाओं ने अपना अपना परिचय दिया। उस दरबार में मालवगढ़ देश का राजा भी आया हुआ था। मालवगढ़ देश राजा विक्रमसेन साहसी और अत्यंत उदार स्वभाव के थे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे और अपनी प्रजा के लिए प्रेम और न्याय का प्रतीक माने जाते थे। राजकुमारी भी दरबार उदास होकर बैठी थी और दरबार में क्या हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो अपने प्रेमी के वियोग में खोई हुई थी, लेकिन मालवगढ़ के राजा का परिचय सुनकर एकदम चौंक गई। राजकुमारी ने खुश होकर राजा से कहा, पिताजी, मालवगढ़ के राजा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर हैं। यह सुनकर राजा चंद्रकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज चंद्रकेतु ने अपनी पुत्री का विवाह शाही रीति रिवाजों के साथ किया और भोगावती मालवगढ़ की महारानी बनकर महल में आ गई। भोगावती की अत्यंत सुंदरता से राजा विक्रमसेन दिलोजान से प्रेम करने लगे। रानी की सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। इस कारण राजा विक्रमसेन रानी भोगावती पर अपने प्राण न्योछावर कर चुके थे। उन्होंने उसे अपार प्रेम और सम्मान दिया। भोगावती भी उनके सामने प्रेम और समर्पण का अभिनय करने लगी, लेकिन उसके मन में एक भयंकर रहस्य छिपा था। भोगावती का हृदय पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। वह था राजदूत मानसिंह। मानसिंह मालवागढ़ का राजदूत होने के साथ साथ एक पराक्रमी योद्धा था, जो रूपवान, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। विवाह के बाद भोगावती की नजरें सिर्फ मानसिंह को ही ढूंढ रही थीं। उसके साथ बिताया गया हर पल रानी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इधर मानसिंह को भी पता लगा कि भोगावती हमारे महलों की महारानी बनकर आ चुकी है। अब तो मानसिंह को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, क्योंकि रानी और मानसिंह के प्रेम के बारे में कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे मानसिंह और रानी भोगावती गुप्त रूप से मिलने लगे। मानसिंह के कहने पर रानी भोगावती ने महल में एक गुप्त सुरंग बनवाई। रानी आधी रात को सज धज कर 16 श्रृंगार करके मानसिंह से मिलने जाया करती थी। भोगावती के इस छल को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि वह दिन में एक आदर्श महारानी की भांति व्यवहार करती थी। लेकिन धीरे धीरे महल के कुछ सेवकों को संदेह होने लगा। एक रात महल के रक्षक वीरभद्र ने भोगावती को 16 श्रृंगार करे हुए देर रात महल से बाहर जाते देखा। वीरभद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतनी रात को सज धज कर महारानी कहाँ जा रही हैं। वीरभद्र ने रानी भोगावती का पीछा किया तो सारा मामला समझ में आ गया। वीरभद्र ने सुबह होते ही यह बात राजसभा में बताई, लेकिन राजा विक्रमसेन अपनी रानी भोगावती की सुंदरता पर इतना मोहित था कि उसकी छोटी सी बुराई सुन नहीं सकता था। वीरभद्र की बातों को सुनकर राजा को एकदम गुस्सा हो गया और वीरभद्र को महलों से बाहर निकलवा दिया। वहीं दूसरी ओर मानसिंह अब और अधिक लालची हो चुका था। भोगावती से मिलकर उसने यह योजना बनाई कि किसी तरह विक्रमसेन को मारकर राजगद्दी हथिया ली जाए, लेकिन महल की रक्षा में देवताओं की भी कृपा थी। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए नियति ने एक महापुरुष को भेजने का निश्चय किया। एक दिन महल में एक दिव्य साधु महात्मा वटेश्वर का आगमन हुआ। वे तपस्वी सिद्ध पुरुष थे और उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। राजा विक्रमसेन ने उनका स्वागत किया और कहा, मुनिवर, आपके चरणों में हमारा महल धन्य हुआ। कृपा कर हमें अपना आशीर्वाद दें। महात्मा ने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, इस महल में छल और कपट का जाल फैला हुआ है। यदि समय रहते इसका नाश न किया गया तो यह पूरा राज्य अंधकार में चला जाएगा। उनकी यह बात सुनकर सभी अचंभित रह गए। राजा ने उनसे इस रहस्य को उजागर करने की प्रार्थना की। महात्मा वटेश्वर ने कहा कि सत्य को परखने के लिए एक धर्म परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने भोगावती से कहा, राजमहिषी, यदि तुम अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो तो इस दिव्य जल का पान करो। यह जल तुम्हारे सौंदर्य को और अधिक निखार देगा, किंतु यदि तुम्हारा मन छल से ग्रस्त है तो यह जल विष में परिवर्तित हो जाएगा। भोगावती घबरा गई। उसे झांक था कि यह जल उसे तुरंत नहीं मारेगा, लेकिन उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने सूचना दी कि महल के तहखाने में एक गुप्त सुरंग मिली है, जिससे रानी भोगावती और मानसिंह रात में मिला करते थे। यह सुनते ही राजा को वीरभद्र वाली बात याद आई। राजा को बड़ा दुख हुआ। महल में हड़कंप मच गया। विक्रमसेन ने क्रोध से भोगावती को देखा, परंतु उसका हृदय टूट चुका था। महात्मा वटेश्वर बोले, राजन, प्रेम और विश्वास का अपमान करने वालों का जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता।
जो स्त्री अपने स्वामी के प्रति छल करे वह इस महल की महारानी बनने योग्य नहीं। राजा विक्रमसेन ने मानसिंह को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दिया। भोगावती को महल से निष्कासित कर दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह शेष जीवन तपस्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करे। कुछ वर्षों बाद जब भोगावती ने कठिन तपस्या की तब उसे समझ आया कि बाहरी सुंदरता का अर्थ केवल स्वार्थ और आकर्षण नहीं बल्कि त्याग और निष्ठा है। मुझे एक महान प्रतापी राजा का प्रेम मिला, लेकिन अपनी सुंदरता के अहंकार में उस प्रेम को न समझ सकी।